अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको आवाज आ रही है? आप लोगों के लगता है माइक म्यूट है। कोई एक माइक ऑन करके बताए कि आवाज आ रही है या मैसेज कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है सर बेटा क्या आप हाल है? लोगों को? जी अल्लाह का शुक्र है। जी सर आ रही है। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। 2 बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं अभी प्रोसेस में। लेट देम ज्वाइन। टोटली 11 होंगे, लेकिन सारे ये ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। देखना पड़ेगा। कोई एक बच्चे गैलेक्सी A02 से कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, प्रॉबेबली मोबाइल से करना चाह रहे हैं, जिसको मुश्किल हो रही है। शायद हो गया उसका भी। बच्चों, आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है, वी कैन स्टार्ट नाउ। 5-6 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो एक मिनट, देयर इज अ मैसेज फ्रॉम समबडी। जी हमारा कहा है कि हम रिकैप करेंगे 1-2 स्लाइड्स को। तो बेसिकली वी आर now going through the strengthening effect in nickel based superalloys. और जो स्ट्रेंथनिंग है, इसमें मेन रोल है गामा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन का। बच्चों, इफ यू हैव अ क्वेश्चन you can just unmute and ask. Mechanical properties depend strongly upon, हमने पहले भी देखा था, from the very start we have seen it, it depends on the chemical composition as well as on the way these elements they generate different phases and the distribution of phases. तो क्या, तो in short it depends on the chemical composition जो यहाँ लिखा हुआ है, and on processing conditions, जो कि phases को generate करती हैं और distribution of phases को generate करती हैं। हमने ये देख लिया कि the particles of ordered gamma prime are
sheared by pair of dislocations. ये हमने पिछली टॉक में देखा था कि डिसलोकेशन, ये जो दो डिसलोकेशंस हैं, one is red and the other one is blue, and they are going from down to upwards. तो ये ऊपर की तरफ ये मूव कर रही है. डिसलोकेशन जो रेड है वो आगे, इस आगे वाली डिसलोकेशन ने ये इससे ट्रैवल किया नीचे से ऊपर तक किया और ये इसने यहाँ तक का इससे ट्रैवल किया है. ये वाला प्रेसिपिटेट का ऊपर वाला हिस्सा भी इसमें ये नहीं घुसी. नीचे वाले हिस्से में जितना ये एंटर हुई है, इसने जहां ये एंटर हुई वहां क्या चीज क्रिएट की है, क्या क्रिएट किया है यहाँ पे, एंटी फेज बाउंड्री. और पीछे स्टैकिंग फॉल्ट है ये, हाँ, 3 स्टैकिंग फॉल्ट है ये. और ये दूसरी डिसलोकेशन है, ये दूसरी डिसलोकेशन है जिसने कि इसकी क्रिएट की हुई एंटी फेज बाउंड्री को इसने ये रिमूव करती जा रही है. एक और एंटी फेज बाउंड्री क्रिएट कर रही है और जो पहली के इफेक्ट को नलिफाई कर रही है. एक एंटी फेज यहाँ क्रिएट हुई, एक और दूसरी यहाँ क्रिएट हुई. तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ अब इन दोनों का पेयर जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट पहली कर रही थी, दूसरी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती जा रही है. तो बीच का हिस्सा जो है यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है जो किसकी वजह से, दो एंटी फेज बाउंड्रीज की वजह से और दो स्टैकिंग फॉल्ट्स की वजह से है. ये दो डिसलोकेशंस में फासला ज्यादा है, हम ये कह रहे हैं. ये डिसलोकेशंस दूर है एक दूसरे से, इसलिए इनकी जो कपलिंग है वो वीक है, ये फासले पर है. और ये कंडीशन इज फाउंड इन अंडर एज्ड मटेरियल्स. ठीक, spacing between two dislocations is large with respect to the particle diameter, और the second trailing dislocation जो है वो पहली के मुकाबले में काफी दूर है, far behind, leaving behind faulted particles between the two. जो हम देख रहे हैं, these are the faulted particles. एक और सिचुएशन है दूसरी जिसमें ये दूसरे से करीब है. सो करीब है इसका मतलब there is strong coupling. ये उस वक्त होती है जब particles बड़े होते हैं. We have an overage condition. Spacing between the dislocations is comparable to the size of the particle. तो जितना इनमें डिस्टेंस है तकरीबन यही डिस्टेंस पार्टिकल साइज का है. ठीक, this we have already done in the previous lecture. ऑप्टिमम हार्डनिंग, इन दोनों में से अब वो कौन सी कंडीशन है जो हमें बेस्ट स्ट्रेंथ देगी. ऑप्टिमम स्ट्रेंथनिंग या हार्डनिंग occurs for that size of gamma prime particle size which lies at the transition from weak to strong. इन दोनों के दरमियान, दूसरे लफ्जों में just at the onset of overaging and just at the completion of aging cycle, जिसमें ना पार्टिकल्स बहुत छोटे हो ना बहुत बड़े हो. क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर? नहीं सर, काइंडली इसको रिपीट कर दे कि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उनके डिसलोकेशन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वो कैसे कॉज करेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग कपलिंग कैसे होगी? बेटे हम ये कह रहे हैं कि जब पार्टिकल्स बड़े होंगे तो इन दोनों के दरमियान जो फॉल्ट क्रिएट हो रही है उस फॉल्ट का साइज बड़ा होगा. ठीक है ना? जब फॉल्ट का साइज बड़ा होगा, हॉरिजॉन्टली जो एरिया है वो बड़ा ये एरिया हॉरिजॉन्टली जो एरिया है, जो साइज है, जो कट रहा है, एक प्लेन में जा, एक डिसलोकेशन एक प्लेन में जा रही है, दूसरी उसी प्लेन में जा रही है. तो इन दैट प्लेन जो हमारे पास फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, इस फॉल्ट का साइज, चूंकि पार्टिकल बड़ा है तो इसलिए फॉल्ट का साइज बड़ा है. जब फॉल्ट का साइज बड़ा है तो हमें ज्यादा एनर्जी यहाँ खर्च करनी पड़ रही है. ठीक है ना? अब ज्यादा एनर्जी सिस्टम तो नहीं चाहेगा खर्च करना, तो सिस्टम एनर्जी कम कैसे करेगा? डिसलोकेशन को करीब लाके. अगर ये नीली वाली दूर डिसलोकेशन होती तो फिर और पार्टिकल जो होते उनमें भी फॉल्ट होता. अगर ये फर्स्ट करें ये यहाँ ना होती, ये यहाँ पर होती, तो ये पार्टिकल भी फॉल्टेड होता. तो बैलेंस बनता है इनका उस वक्त जबकि के फॉल्टेड एरिया का साइज जो हो वो एनर्जी मांग रहा है, डिसलोकेशन का करीब आना भी एनर्जी मांग रहा है. डिसलोकेशन रिपेल कर रही है ना एक दूसरे को,
तो वो भी एनर्जी मांग रहा है। तो ये दोनों एनर्जीज जहां वेल बैलेंस हो जाए, वो जगह हमारे लिए, वो क्या होगी जगह, वो जगह हमारे लिए ऐसी होगी जहां पर के ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चों? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने, सर जी पूछें। सर वो एक्चुअली पूछना था, जब डिसलोकेशन करीब हुआ ना, तो एनर्जी कम होगी सर? जितनी डिसलोकेशन करीब होंगी उतनी डिसलोकेशन एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और डिसलोकेशन वही को ना सर। करीब लाने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। डिसलोकेशन तो एक सर आप ये, कह रहे थे, मैं सॉरी बता रहा सर हूँ मैं इंटरप्ट। मैं बता रहा हूँ। डिसलोकेशन को करीब लाने के लिए, डिसलोकेशन एक दूसरे से दूर रहना पसंद करती हैं, ठीक है? सही हो गई बात? अगर ये एक यस दूसरे सर। से दूर रहेंगी तो क्या होगा, ये जो एरिया फॉल्टेड है ये छोटा होगा बड़ा होगा छोटा होगा सर। ना? ये जितनी दूर होंगी उतनी पहली जो है वो फॉल्ट क्रिएट कर रही है, और दूसरी उस फॉल्ट को रिमूव नहीं कर रही। जैसे यहाँ दूर है, इसने फॉल्ट क्रिएट किया, और अब दूसरी चूंकि दूर है तो फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। ये पूरा एक पार्टिकल है जिसका फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ, ये तीसरा पार्टिकल है जिसका फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। तो जब डिसलोकेशन दूर है तो इसमें भी फॉल्ट, इसमें भी फॉल्ट, इसमें भी फॉल्ट। क्लियर है? यस सर। डिसलोकेशन थैंक यू। दूर होंगी तो पार्टिकल्स के दरमियान, जो डिसलोकेशंस के दरमियान फॉल्टेड जगह है वो ज्यादा होगी। फॉल्टेड जगह ठीक है ज्यादा सर। एनर्जी मांगेगी कि नहीं? फॉल्टेड जगह जो है हाई एनर्जी जगह है, उसको पैदा करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है? और डिसलोकेशन को करीब लाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो चुनाचे हमारा सिस्टम बैलेंस वहां करेगा जहां टोटल एनर्जी सिस्टम की कम से कम खर्च हो, कम से कम रिक्वायर्ड हो। वो कहाँ होगी? वो वहां पे होगी जहां पे डिसलोकेशन का डिस्टेंस और फॉल्टेड एरिया जो है ये ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक, क्लियर है या नहीं है? यस सर ठीक है, थैंक यू। किसी बच्चे का कोई सवाल यहां तक? सर मेरा क्वेश्चन है, पूछिए। सर ये जो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेयर कपलिंग हो रही है, यहाँ पर अभी आपने कहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है ये ऑप्टिमम हो जाएगी, यानी कि खुद को मिनिमाइज करेगी। अगर सर यहाँ पर तो डिसलोकेशन एक दूसरे के बहुत करीब है ना, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? रिपल्शन, अगर हम कहते हैं कि रिपेल करने की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो हमारे पास एनर्जी ऑप्टिमम होगी वो होगी इन दोनों के दरमियान। वो होगी कहां पे? ऑप्टिमम कहां पर होगी? विच इज इन बिटवीन, लाइज इन बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग कपलिंग। ठीक, तो इस तस्वीर में एनर्जी ज्यादा किस चीज में है? डिसलोकेशन के करीब होने में। इस केस में एनर्जी ज्यादा किस में है? फॉल्टेड एरिया के ज्यादा होने में। ठीक, तो जो ऑप्टिमम होगा वो प्रोबेबली वहां होगा जहां ये एरिया कम हो। वो एरिया कब कम होगा? जब डिसलोकेशन थोड़ी दूरी कम हो जाएगी। इधर ये क्यों ऑप्टिमम नहीं है? इसलिए कि डिसलोकेशन बहुत करीब है। तो ऑप्टिमम कहाँ होगी? जब डिसलोकेशन ने बेशक थोड़ा फासला हम बढ़ा दें एट द कॉस्ट ऑफ ये फॉल्टेड एरिया बेशक थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वो ऑप्टिमम इन दोनों के दरमियान कहीं है। हमारे पास दो मुसीबतें हैं। एक मुसीबत यह है कि जितनी डिसलोकेशन करीब हो उतनी एनर्जी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़े। दूसरी मुसीबत यह है कि डिसलोकेशन को दूर हम कर दें खैर, लेकिन जितना ये दोनों दूर होंगी उतना फॉल्टेड एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हमें एनर्जी ज्यादा डिमांड करेगा। तो हम ये डिसलोकेशन ना बहुत दूर हो सकती है ना बहुत करीब हो सकती है। दे हैव टू बी एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? वो ऑप्टिमम डिस्टेंस कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा बेसिकली पार्टिकल साइज। तो वो पार्टिकल साइज जो होगा वो प्रोबेबली इसके अंडर एज और ओवर एज के दरमियान होगा। ठीक, जो जिसको हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमली एज कंडीशन, पीक एज हार्डनेस जिसमें होती है।
सबसे ज्यादा हार्डनेस उसमें होगी। ठीक, चले आगे। एक्चुअली आप यू कैन सी कि डिसलोकेशन पार्टिकल को काट रही है। ये देखें यहाँ पे, ये ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप पिक्चर है, आपको पार्टिकल कटे हुए नजर आ रहे हैं। यू कैन सी द पार्टिकल्स विच आर बीइंग कट बाय द डिसलोकेशंस। ठीक, dislocations cannot enter gamma prime without forming antiphase boundary, जिसके लिए they must share the particles in pairs। और हर dislocation जहां पार्टिकल को काटेगी it is associated with the antiphase boundary energy barrier। इस एनर्जी को डिसलोकेशन को ओवरकम करना होगा। दूसरे लफ्जों में डिसलोकेशन की मूवमेंट उस वक्त होगी जब हम इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे। आसान जबान में ये जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, ये डिसलोकेशन के मूवमेंट को क्या कर रहा है? मुश्किल कर रहा है, आसान? ये मुश्किल कर रहा है, आसान कर रहा है? मुश्किल। ये मुश्किल कर रहा है। और हमारी जबान में ये मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। वी कैन एक्चुअली सी डिसलोकेशन मूविंग इन पेयर। सी, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। दिस इज अगेन ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ of the matrix। इसमें तो precipitate को, this is a dark field image जिसमें precipitate shine हो रहे हैं। this is a bright field image जिसमें के dislocations या matrix हमें नजर आ रहा है। ये matrix है और ये matrix के अंदर defect है। this is of a mnemonic alloy। mnemonic alloy एक super alloy है, nickel base alloy, जिसमें के 20% chromium है और बाकी alloying elements है। कौन से होंगे alloying element? Who will guess? कौन से अलॉन्ग एलिमेंट होंगे इसमें? और लाजमी मोलिब्डेनम, आयरन एंड कोबाल्ट सर। लाजमी कौन से Nickel होंगे? base- एल्यूमिनियम nickel जरूर होगा सर। जी, एल्यूमिनियम होगा और इसके अलावा टाइटेनियम होगा। ये किसने बताया है? मोली भी सर लाजमी होगा। Who said aluminum and titanium? वैस अवैस, अवैस के अलावा कोई जवाब दे कि why this is the correct answer के लिए लाजमी होंगे। सर गैमा प्राइम बनाने। शाबाश, गुड। कि जब गैमा प्राइम बन रहा है इसका मतलब है एल्यूमिनियम टाइटेनियम लाजमी है। ऑब्वियसली जिन्होंने बाकियों ने जो बताए एलिमेंट्स वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप एक अलॉय डिजाइन कर रहे हैं ना, तो आपने बाकी चीजें भी बेहतर करनी है। गुड। ये देखें क्या है सर एल्यूमिनियम। ये जी बोले बोले। सर अगर निकल बेस सुपर एलॉय है तो मेजर उसमें गैमा प्राइम में एल्यूमिनियम टाइटेनियम या नायोबियम ही होते हैं ना, तो अगर इतना ज्यादा क्रोमियम है फिर भी गैमा प्राइम ही स्ट्रेंथनिंग फेज है और उसकी वही कंपोजिशन है Ni3Al। देखिए Ni3Al में एल्यूमिनियम कितना है? 75 से 75%। Ni3Al का मतलब ये है कि Ni के 3 एटम है और एल्यूमिनियम का 1 एटम है। जी सर। पहली बात जी जी सही है सर। ना? तो हर निकल के 3 एटम पे एल्यूमिनियम का 1 एटम चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, निकल का वजन कितना है, एल्यूमिनियम का वजन कितना है? एक का एल्यूमिनियम का 57 है, एक का 27 के करीब होगा शायद। ठीक है जी ना? सर। जी तो वजन और वॉल्यूम जो है, दोनों चीजें जो अलग अलग चलेंगी। हमें जो नजर आ रहा है ये वॉल्यूम नजर आ रहा है। ठीक, ठीक सर। ठीक है सर। चलिए, गुड गुड। मैं ये कह रहा था इनके नाम जरा अजीब अजीब होते हैं, तो इनके नामों में वो सिस्टम नहीं है जो निकल जो एल्यूमिनियम एलॉयज में है कि 1000 सीरीज, 2000, 3000। इनके नाम जो कंपनी बनाती है वो रखती है। तो निमोनिक जो होगा ये पेटेंट होगा किसी एक मैन्युफैक्चरर का, और निमोनिक वो सीरीज होगी जिसके अंदर के निकल बेस है और 20% क्रोमियम है। क्रोमियम इज फॉर हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि क्रोमियम क्यों डाला जाता है? ज्यादा क्यों डाला जाता है? हाई ऑक्सीडेशन टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। शाबाश, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। गुड गुड। बाकी निकल और टाइटेनियम अगर नहीं होंगे तो ये प्रेसिपिटेट कहाँ से बनेंगे? ठीक है ना? तो अगर ये तस्वीर नजर आ रही है इसका मतलब निकल टाइटेनियम तो लाजमी है। ये इंपॉर्टेंट जुमला है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑर्डर स्ट्रेंथनिंग आउटवेज अदर कंट्रीब्यूशंस। जो स्ट्रेंथनिंग के दूसरे कंट्रीब्यूशन है वो जो है उनकी कोई अहमियत नहीं है।
या कम अहमियत है एज किसके मुकाबले में, जो हमने अभी पढ़ा है ये। दिस इज ड्यू टू ऑर्डरिंग कि एंटी फेज बाउंड्री बने, दो डिस्लोकेशन एक साथ चले, दरमियान में स्टैकिंग फॉल्ट्स हो, तो ठीक है, पूरी एक कहानी है ऑर्डरिंग की वजह से। जो दूसरी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है उसमें आपने स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी पढ़ ली है। इंटरफेशियल एनर्जी का मतलब कि जहां प्रेसिपिटेट इनकोहेरेंट है वहां एक इंटरफेस है, जहां कोहेरेंट है वहां कोहेरेंसी स्ट्रेन है। तो जो पार्टिकल और मैट्रिक्स का इंटरफेस है उस पे एनर्जी है, चाहे वो कोहेरेंसी की हो चाहे वो एक इंटरफेस की हो। ऑर्वेन स्ट्रेंथनिंग आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंस इन मॉड्यूल आए, ये एक नया लफ्ज आ गया, ये हमने नहीं पढ़ा, तफसील में जाना भी कोई सेंस नहीं बनता ज्यादा। सिंपल ये समझ लें कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो फेजेस हैं, एक है Ni3Al, एक है एल्यूमिनियम, और हमारे पास Ni3Al कम नहीं है वॉल्यूम वाइज, अप टू पास केसेस में 70% या मोर देन 70% तक हमने देखा है, इट में बी देयर। तो जो भी अब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो फिर 75% मौजूद है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली असर डालेंगी। इसका मॉड्यूलस क्यों फर्क होगा मैट्रिक्स से, इसलिए कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फर्क है, बिल्कुल ठीक है ना। और इसके अंदर Ni के अगर 3 एटम है तो एक निकल गया, निकल इज 25%, इसका मॉड्यूलस थोड़ा सा फर्क है। जब मॉड्यूलस इसका फर्क है इसके साथ, तो जब भी वेट ट्रांसफर होगा तो वेट ट्रांसफर जो होगा अक्रॉस दी फेज, उसके अंदर उसकी एक मैकेनिज्म होगी वेट ट्रांसफर की। वी हैव नॉट गॉन इनटू दोज डिटेल्स, तो हम उसको स्किप भी करेंगे। नॉर्मली कंपोजिट जब आप पढ़ते हैं तो अब आप ये देखते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में वेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। बट ये इल्म में आपके आ गया कि मॉड्यूलस डिफरेंस होने से भी स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक। बट दिस इज ऑफ ए माइनर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू ऑर्डर स्ट्रेंथनिंग जो हमने अभी पढ़ा है। तो वी विल मूव अहेड। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो अप टू 800 स्ट्रेंथ बढ़ती क्यों चली जाती है। जैसे जैसे हम मटेरियल को गर्म करते हैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, और उसकी वजह है एनामेलस यील्डिंग। दिस फिनोमेना इज एनामेलस यील्डिंग। हमने ये पढ़ा था कि डिस्लोकेशन एक प्लेन पे जा रही है विच इज ऑक्टाहेड्रल प्लेन, जो हमने यहाँ समझे थे कि व्हाट इज एन ऑक्टाहेड्रल प्लेन। और अब टेम्परेचर के साथ ये होता है कि उसमें क्रॉस स्लिप आसान हो जाती है। जब कोई रुकावट हो तो इट कैन डिस्लोकेशन कैन स्लिप टू क्यूबिक प्लेन्स, इट कैन स्लिप टू क्यूबिक प्लेन्स। लेकिन होता यह है कि कोई एक डिफेक्ट क्यूबिक प्लेन में रह जाता है और एक डिफेक्ट जो है वो ऑक्टाहेड्रल प्लेन में डिस्लोकेशन फंस जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बिकम सिसाइल, डिस्लोकेशन बिकम सिसाइल। उसके फंसने की वजह से एक तो वो टेम्परेचर के साथ क्रॉस स्लिप आसान हो रही है, लेकिन क्रॉस स्लिप के साथ डिस्लोकेशन फंस रही है, चुनाचे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो 800 तक तो ये होता है, फिर 800 के ऊपर क्या हो जाता है फिर, वाई देन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस शार्पली। 800 के बाद तेजी से स्ट्रेंथ खराब होनी शुरू हो जाती है। दैट इज ड्यू टू थर्मली एक्टिवेटेड स्लिप, कि फिर जो क्यूबिक प्लेन्स है उन पे भी डिस्लोकेशन मूव करनी शुरू कर देती है। कब? बियॉन्ड द पीक स्ट्रेस टेम्परेचर, बियॉन्ड। ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि टेम्परेचर डिपेंडेंट स्ट्रेंथनिंग। ये जुमला जो है ये नया नहीं है आपके लिए कि निकल बेस्ड सुपर एलॉयज एग्जिबिट अ रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? वो स्ट्रेस जो कि प्लास्टिक डेफॉर्मेशन कॉज करे। तो ये वाली चीज जो है डज नॉट डिक्रीज स्ट्रांगली विद टेम्परेचर। बाकी मटेरियल्स में टेम्परेचर के साथ ये चीज तेजी से कम होती है। ये यील्ड डिक्रीजेज स्ट्रांगली विद टेम्परेचर। निकल बेस एलॉयज में यह जुमला लिखा है इट डज नॉट डिक्रीज स्ट्रांगली, जबकि एक ये पॉसिबिलिटी है इट में इंक्रीज ऑल्सो। डिक्रीज तो दूर की बात है, एटलीस्ट सस्टेन्स, जो हम यहाँ देख रहे हैं। दिस इज द फिनोमेना। ये
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर है, ये 3-4 मुख्तलिफ एलॉयज हैं, उनकी कंडीशंस हैं ये कोई खास, ये हमारे पास स्ट्रेंथ है। हम देख रहे हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही है। इस केस में स्ट्रेंथ लिटिल बिट बढ़ रही है, इनमें भी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, यहां तक कि इट रीचेस अ पीक स्ट्रेंथ अराउंड 800 एंड देन इट शार्पली ड्रॉप्स। तो ये फिनोमेना जो है हमने पढ़ लिया कि ये फिनोमेना इस वजह से है कि गैमा गैमा प्राइम स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर, दोनों मिलकर, अकेले नहीं, दोनों मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर के साथ स्ट्रेंथ बढ़ रही है। 800 तक ये होता है और 800 के बाद जो वजह थी क्यूबिक प्लेन्स पे जहां पे फंसी हुई थी डिसलोकेशन, अब वो क्यूबिक प्लेन्स में भी मूव करने लगी, चुनाचे स्ट्रेंथ तेजी से नीचे हो गई, डिसलोकेशन मूव कर रही है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसान हो गई। For temperature exceeding 800, yield decreases sharply till 1200 डिग्री। उसके बाद तो मटेरियल बेकार ही हो गया ना, उसके बाद तो कोई रेजिस्टेंस रही नहीं डेफॉर्मेशन में। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन हियर? सर जो पहले हमने फिनोमेना पढ़ा था कि एंटी फेज बाउंड्री होगी, उसके बाद उसको क्रॉस डिसलोकेशन तब करेगी जब पेयर में दूसरी डिसलोकेशन आएगी, उसके इफेक्ट को नलीफाई करेगी, वो 800 के बाद होगा? नहीं, होगा ये कि डिसलोकेशन, अब आप रूम टेम्परेचर पे हैं, रूम टेम्परेचर पे डिसलोकेशन क्या करेगी, ये रूम टेम्परेचर है ना हमारा एक्स एक्सेस, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि डिसलोकेशन एंटी ने फेज बाउंड्री में। मूव किया, अब डिसलोकेशन किसी चीज से फंस गई ना, कोई आगे कोई रुकावट आ गई, कोई प्रेसिपिटेट आ गया, फंस गई। नॉर्मल मटेरियल में भी यही होगा, आप जोर और लगाएंगे, जोर ज्यादा लगाएंगे तो वो चलेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू अ सेकंड फेज, चाहे प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हो, चाहे वो ऑरवेन हार्डनिंग हो। क्लियर है बच्चों? टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ अब फिनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉस स्लिप आसान हो गई, और भी चीजें हो रही हैं लेकिन वन थिंग इज क्रॉस स्लिप आसान हो गई। तो डिसलोकेशन जा रही है 111 प्लेन पे, उसको कोई और प्लेन मिल गया, उस पर क्रॉस स्लिप हो गई, आसान हो गई, चुनाचे टेम्परेचर के साथ स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। इनमें क्या हुआ, इनमें यह हुआ कि क्योंकि ऑर्डर्ड फेज है, एंटी फेज बाउंड्री बन रही है, तो जब क्रॉस स्लिप हो रही है तो क्रॉस स्लिप होते वक्त इसकी एंटी फेज बाउंड्रीज फंस गई हैं क्यूबिक प्लेन्स में और स्टैकिंग फॉल्ट रह गई है ऑक्टाहेड्रल प्लेन्स में। तो क्रॉस स्लिप जैसी शुरू हुई वैसे ही फंस गई, क्रॉस स्लिप से फंस गई तो क्या हुआ, अब आप और जोर लगाया जाए टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे टेम्परेचर मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ रही कि क्रॉस स्लिप बढ़ रही, क्रॉस स्लिप से डिसलोकेशन फंसती चली जा रही है। ठीक है, क्यों फंस रही है कि ऑक्टाहेड्रल प्लेन्स पे तो ये मूव कर सकती थी, लेकिन क्यूबिक प्लेन पे जो इनका पार्ट फंस गया वो नहीं हिल पा रहा, क्यूबिक प्लेन पे सिसाइल है। 800 पे क्या होगा, 800 पे क्यूबिक भी सिसाइल नहीं रहेगा, वो भी ग्लेसाइल हो जाएगा। क्लियर? जी सर। क्लियर है बच्चे? जिसका सवाल था उसको क्लियर है? जी सर। कंसिडरेबल मेटलर्जिकल स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट्स आर प्ले, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जुमला लिखा हुआ है, इट मींस कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, हमने बेसिकली उसका मेन फिनोमेना यहाँ पढ़ा है, लेकिन थिंग्स आर हैपनिंग इन मैट्रिक्स एंड थिंग्स आर हैपनिंग इन प्रेसिपिटेट, तो दोनों में मिलकर ये फिनोमेना हमें मिल रहा है। हमने इंडिविजुअली इनमें से काफी चीजों को पढ़ लिया है, ठीक है ना। हमारे पास अभी इस सेशन के 10 मिनट रह गए हैं, लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। हमारे पास 2-3 स्लाइडें बाकी है। ये देखें, हमने एक इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंटल एलॉय चुन लिया which has 14% aluminum, 14% aluminum। ये एक प्रेसिपिटेशन स्ट्रेंथनिंग एलॉय है, और इसके अंदर अब अभी क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि गामा प्राइम के मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस लें और देखें कि गामा प्राइम का साइज और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसकी स्ट्रेंथ का असर डाल रहा है। ठीक, जो कुछ मैंने कहा ये कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा।
but let us see how things behave on the graph. ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये स्ट्रेंथ है, जो पिछले हमने स्लाइड में देखा था ग्राफ, वही ग्राफ है। अब हमने क्या किया, प्योर एल्यूमिनियम लिया। प्योर एल्यूमिनियम क्या करेगा, -200 से शुरू हुआ हूं, 0 के बाद रूम टेम्परेचर के बाद स्ट्रेंथ गिर गई इसकी, ऑलमोस्ट जमीन पे लेट गई है प्योर एल्यूमिनियम की। होना भी यही था। फिर मैंने क्या फिर किया, निकल मैंने जी सर ये प्योर निकल नहीं है, ब्लू। सॉरी प्योर निकल, मैं एल्यूमिनियम का ही शायद, सॉरी प्योर निकल है ये। इसमें कोई सेकंड फेज नहीं है, ये प्योर निकल है। ठीक हो गया? कोई सवाल भेजे? जी सर। कोई नहीं सवाल किसी का? नो सर। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने एलॉय लिया। एलॉय कौन सा लिया? हमने 8% निकल वाला लिया, जिसमें कि निकल अभी सॉरी 8% एल्यूमिनियम वाला लिया, सॉरी, जिसमें एल्यूमिनियम सॉलिड सोल्यूशन में है। तो ये स्ट्रेंथनिंग किसकी वजह से हो रही है? सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग सॉलिड सोल्यूशन की वजह से, प्रिसिपिटेट नहीं बना। ठीक, उसकी वजह से स्ट्रेंथ उठ गई थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे भी उठ गई, -200 पे भी और बाकी जगहों पे भी। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स मेरा स्ट्रांग है। सेकंड फेज था ही नहीं, ना यहाँ था ना वहां था, तो जो स्ट्रेंथ थी वो सॉलिड सोल्यूशन की वजह से थी। अब मैंने 8% के बजाय एल्यूमिनियम कर दिया 14%, 1000 पे ले गया, वहां से क्वेंच कर दिया। जब 1000 पे ले गया और क्वेंच किया तो मैंने क्या होगा कि सारा का सारा सॉलिड सोल्यूशन में। अब इसकी मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ सॉलिड सोल्यूशन में, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। और अब इसको मैंने 300-400 के ऊपर नहीं मैंने टेस्ट किया। क्यों नहीं किया? ये टेस्ट यहाँ क्यों रोक दिया? ये टेस्ट यहाँ क्यों रोक दिया? इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रेंथ इसकी काफी डिक्रीज हो गई। इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी। सॉलिड सोल्यूशन में जो चीज गई भी है तो फिर मेरे पास प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट आ जाएगा। तो यहां मैं देख रहा हूं कि इस स्टेज पे बहुत ही फाइन प्रेसिपिटेट जो टीएम से भी बमुश्किल नजर आए वो शायद शुरू हो जाएंगे बनना, तो यहां मैंने रोक दिया। तो दूसरे लफ्जों में यहां से यहां जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ी है? सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग की वजह से। सॉलिड सोल्यूशन हार्डनिंग की वजह से बनी है। यही मैं कह रहा था कि आप जो पहला वाला मॉड्यूल है उसको नजरअंदाज कर नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको एज किया 850 पे, और 850 पे इसके जो प्रेसिपिटेट बने वो कोर्स प्रेसिपिटेट्स हैं। ये हाई टेम्परेचर पे इसको प्रेसिपिटेशन किए, वी हैड कोर्स प्रेसिपिटेशन, जो हमारे पास स्ट्रेंथनिंग है ड्यू टू ओरोविन लूपिंग स्ट्रेंथ है। तो इसकी वजह से देयर इज सम स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, बट विच इज नॉट वेरी वेरी इंप्रेसिव। ठीक है ना? ओरोविन स्ट्रेंथनिंग इज नॉट द मेन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, इसलिए बड़े प्रेसिपिटेट हमें नहीं चाहिए। हाँ, अब अगर हम बजाय 800 पे करने के 700 पे एज करेंगे तो हम वी एंड अप विद कितना, ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स फाइनर प्रेसिपिटेट्स, 5 गुना ज्यादा छोटे प्रेसिपिटेट्स हैं हमारे पास। और अब हमारे पास सीधे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, और यहां जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से? पार्टिकल कटिंग। कांस्टेंट एक स्ट्रेंथ है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक डेफॉर्मेशन ऑफ गामा प्राइम अप टू ऑलमोस्ट 700 अप्रोचिंग 800। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? इसमें स्ट्रेंथ बढ़ तो नहीं रही कहीं भी टेम्परेचर के साथ? अभी इसलिए कि हम 800 क्रॉस नहीं किया हमने, अभी 800 टेम्परेचर हमसे से 800 अभी 800 दूर 800 है। तक भी तो बढ़ती है ना सर? जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर से 700 तक भी जाएंगे तो देखिए स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी नहीं? जरूरी नहीं है हर एक की बढ़े, थोड़ी बाज की बढ़ती है, बाज की बहुत ही वीकली कम होती है, बाज की स्टेबल रहती है।
लेकिन सर हम सुपर एक मिनट, एलॉयज का पीछे मेन पीछे कहते देखते हैं, ही पीछे देखते हैं, देखें देखें देखें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 800 तक ना, ये 800 तक है। हमारे जी पास 4 एलॉयज हैं 800 तक। इसकी देखें कम हो रही है थोड़ी सी, और इनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो एलॉय टू एलॉय में डिफर, ठीक है, इट में डिफर सर एलॉय लेकिन टू एलॉय। सर बेसिकली सुपर एलॉय में तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विद टेम्परेचर ही मेक्स इट अ सुपर एलॉय ना। ना, हमने जो जुमला लिखा है कि डज नॉट डिक्रीज स्ट्रांगली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, but for many super alloys it may increase, that is correct also, this is true कि बाद super alloys में it may increase, but जो major चीज है it does not decrease strongly, that is the main thing, that is true always in the super alloys, और बाद में increase होती है, that is correct, you are right, बाद में increase होती है, you can see here इसमें increasing effect है, लेकिन इतना sharp नहीं है, still it is not sharp, ठीक है ना, ठीक है सर। पीक के जी। करीब इट इंक्रीजेस शार्पली, दैट इज करेक्ट, ओके ठीक। ओके सर। हो सकता है हमें रीज्वाइन करना पड़े एक स्लाइड के लिए, 2 स्लाइड्स के लिए। सर जी बोले बच्चे। सर ये डिपेंड करेगा ना कि एलॉय की कंपोजिशन क्या होगी। एग्जैक्टली हमारे पास प्रिसिपिटेट किस किस्म के बन रहे हैं, शेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलॉइंग एलिमेंट्स क्या है, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। क्योंकि ना सर हर उसमें देखें ना सर तो स्ट्रेंथ डिफरेंट है। दूसरे ये बच्चों के दिस इज ए temperature की बाइनरी respect से। फेज, देखें आप, दिस इज नॉट अ सुपर एलॉय एज सच, इसमें निकेल है और एल्यूमिनियम है, ये एक मॉडल एलॉय है, इसमें बाकी चीजें नहीं है, तो दिस इज अ मॉडल एलॉय। ये चीजों को सिंपल रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी ने एक्सपेरिमेंटल एलॉय डेवलप किया ताकि फिनोमेना को समझ सकें, बट स्टिल बाज सुपर एलॉयज में आपको ये देखने को मिल सकता है, करेक्ट। आगे चले। यस नियरली कांस्टेंट सिग्मा, जो ये हम कह रहे हैं इस लाइन को, नियरली कांस्टेंट displayed by this up to 700 degrees due to microscopic deformation of gamma prime, ठीक। let us come to this slide, this is monolithic Ni3Al, monolithic, monolithic का मतलब क्या है, इंटीग्रल सिंगल फेज है। देखिए अगर ये हम मैट्रिक्स नहीं लेंगे, सिर्फ Ni3Al लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ बहुत से इफेक्ट गायब हो जाएंगे स्ट्रेंथनिंग के, और हम ये देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ कम है और फिर वो बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एक पीक पे गई है उसके बाद कम हो गई। मारएम 200 इज ए वेरी स्टैंडर्ड एलॉय, ये प्रैट एंड विटनी का है, जिसके F16 के मारे जो ब्लेड्स थे, फर्स्ट जो पहला हार्डवेयर था इनका 90s वाला, हमें जो ब्लेड मिले थे वो इस एलॉय के बहुत करीब थे, स्लाइट डिफरेंस था, तो ये वो एलॉय है, ये कमर्शियल एलॉय है, ये टेस्टेड एज ए सिंगल क्रिस्टल, इसकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ थोड़ी सी बढ़ी है। आप देख रही हैं कि बच्चों देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ में देयर इज अ बिग डिफरेंस, तो स्ट्रेंथ मैट्रिक्स की अपनी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म जो है वो भी एट प्ले इन एडिशन टू जस्ट प्रिसिपिटेट, वो हम पढ़ चुके हैं कई बहुत सारी। At and beyond the peak stress, behavior of the alloy is determined by the strength of gamma prime. तो यहाँ इस जगह पे और इसके बाद मेन रोल इसका है, ये उसके बाद मैट्रिक्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक